अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 30 नवंबर से 13 दिसंबर पूर्व में निर्धारित 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन जिसे कोप 28 कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता UAE के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन अधिक चले सम्मेलन के आखिरी दिन 13 दिसंबर को लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। वे जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने पर सहमत हुए और यह अपनी तरह का पहला समझौता है जो तेल युग के अंत का संकेत देता है। 2 सप्ताह की कठिन बातचीत के बाद दुबई में हुआ यह सौदा निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक शक्तिशाली संकेत भेजने के लिए था कि दुनिया अब जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाने की इच्छा में एकजुट है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि जलवायु आपदाओं से बचने की यह आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद है। 100 से अधिक देशों ने तेल, गैस और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कोप 28 समझौते का समर्थन किया। प्रस्तावित सौदा विशेष रूप से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर, व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से संक्रमण करने का आह्वान करेगा ताकि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके। इसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने, कोयला कटौती के प्रयासों में तेजी लाने और कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया। भारत का तर्क है कि उसे अपनी विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग जारी रखने की ज़रूरत है। वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। ग्लोबल स्टॉक टेक GST टेक्स्ट का 5वां संस्करण कोप 28 में जारी किया गया, जिसे बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया। टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित हैं। विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दुगना करना। अनअवेटेड कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना। शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना। शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास करना। कोप 28 के महत्वपूर्ण बिंदु: पहला, जलवायु संवेदनशील विकासशील देशों की मदद के लिए तैयार किया गया हानि एवं क्षति कोष कोप के पहले दिन लागू कर दिया गया। देशों ने इस कोष के लिए करोड़ों डॉलर देने का वादा किया है। हरित जलवायु कोष के संसाधनों को दोबारा भरने के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता। अल्प विकसित देशों के कोष LDC और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष SCCF के लिए कुल 15 करोड़ डॉलर से अधिक की नई घोषणाएं। विश्व बैंक द्वारा जलवायु संबंधी परियोजनाओं 2024 और 2025 के वित्त पोषण के लिए सालाना 9 अरब डॉलर की वृद्धि। अगला है लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ते जलवायु प्रभावों से बचाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए लगभग 120 देशों ने कोप 28 UAE जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया। 130 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटते समय खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए कृषि, खाद्य एवं जलवायु पर कोप 28 UAE घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तत्कालिक प्रभाव से शीतकालीन संबंधी उत्सर्जन को 68% तक कम करने के लिए
66 देशों द्वारा वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं का अगला दौर या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 2025 में होगा। इस दौर में सभी देशों से अपनी कार्यवाही एवं प्रतिबद्धताओं में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। आर्मेनिया द्वारा COP29 की मेजबानी वापस लेने के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करके अजरबैजान को साल 2024 में 11 से 22 नवंबर तक होने वाले COP29 सम्मेलन का आधिकारिक मेजबान घोषित किया गया है। वहीं 2025 में ब्राज़ील में अमेजन में COP30 की मेजबानी करने की पेशकश की है। ब्राज़ील ने अमेजन में COP30 की मेजबानी करने की पेशकश की है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस दुबई में COP28 में लॉन्च। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान और नीदरलैंड ने GRCA को अपना समर्थन दिया। NMCG द्वारा गठित नदी शहर गठबंधन में 142 भारतीय नदी शहर सदस्य शामिल हैं। इसमें नीदरलैंड से डेन हाग नदी, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी के स्जोलनोक जैसी नदी शहरों ने एक साझेदारी की है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB जिसे कहते हैं, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB और KPMG जैसे ज्ञान प्रबंधन संस्थानों जैसी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने भी साझेदारी में प्रवेश किया। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस 11 देशों में 275 प्लस से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। यह नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस 11 देशों में 275 प्लस से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। यह नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GRCA का शुभारंभ नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। इसकी सामूहिक प्रतिबद्धता एक लचीले वैश्विक जल भविष्य के लिए स्थायी पहल, ज्ञान साझाकरण और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह गठबंधन मौजूदा रिवर सिटीज़ अलायंस RCA पर बनाया गया है। मौजूदा रिवर सिटीज़ अलायंस RCA का गठन NMCG द्वारा 2021 में 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के सहयोग से किया गया था। अगला टॉपिक है इसमें, दुबई में COP28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दुबई में संपन्न COP28 कार्यक्रम के दौरान घोषित यह निर्णय अपने शहरी क्षेत्रों में जलवायु लचीलेपन बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेस टू रेजिलियंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य है गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों का लचीलापन बढ़ाना है। 2020 में स्थापित यह अभियान जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और लचीले शहरी वातावरण का निर्माण करने वाली रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स शहरों के लिए जलवायु केंद्र C-क्यूब रेस टू रेजिलियंस में भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। C-क्यूब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF के विकास और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। यह ढांचा एक अभूतपूर्व शहर मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है जो भारतीय शहरों के लिए विशिष्ट जलवायु प्रासंगिक
मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में C³ CSCAF ढांचे के तहत भारत के 220 शहरों के मूल्यांकन के तीसरे दौर में है। मूल्यांकन में शहरी नियोजन, हरित आवरण, जैव विविधता, ऊर्जा दक्षता, हरित भवन, गतिशीलता, वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। अनुमानतः 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में निवास करेगी। CSCAF ढांचे के अंतर्गत C³ ने 26 प्रशिक्षण मॉड्यूल सफलतापूर्वक विकसित और वितरित किए हैं। ये मॉड्यूल स्थिरता, लचीलेपन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही शहरी नियोजन और विकास के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला टॉपिक है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 नवंबर 2023 को दुनिया के 192 देशों और क्षेत्रों में टीबी मामलों पर एक डेटा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, कोविड-19 के बाद 2022 में एक एकल संक्रमण रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा है। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या में 7.5 मिलियन थी। कोविड-19 से पहले यह संख्या 2019 में 7.1 मिलियन तथा 2020 में 5.8 मिलियन थी। वर्ष 2021 में यह संख्या 6.8 मिलियन थी। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मौत हुई है। वर्ष 2020 और 2021 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या की वैश्विक कमी में 60% से अधिक हिस्सा संयुक्त रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का रहा। 60% से अधिक हिस्सा संयुक्त रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का रहा। वर्ष 2015 से 22 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी 19% थी। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी समाप्ति रणनीति अर्थात 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में 75% की कमी करने वाले लक्ष्य से बहुत दूर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों की जानकारी एकत्र करने को लेकर उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दुगनी है। WHO ने वर्ष 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी है। उपचार कवरेज में सुधार अनुमानित टीबी मामलों के 80% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। वर्ष 2022 में वर्ष 2015 की तुलना में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है, जो कि वैश्विक टीबी के मामलों में गिरावट की गति 8.7% से लगभग दुगनी है। इस अवधि के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीबी से मृत्यु दर में 18% की कमी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी मृत्यु दर को वर्ष 2021 के 9.94 लाख से घटाकर वर्ष 2022 में 3.31 लाख कर दिया है। यह एक वर्ष की अवधि में 34% से अधिक की कमी है। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। 8 दिसंबर 2023 को वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 साल से शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाए रखा है। सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंक मिली है। कुछ जलवायु सूचकांक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन करता है। 90% ग्रीन हाउस गैसें इन्हीं देशों से उत्सर्जित होती हैं। इस सूचकांक में चीन 51वें और अमेरिका
57वें स्थान पर है। CCPI रैंकिंग में भारत का पिछला प्रदर्शन 2014 में 31वें स्थान से 2023 में 7वें स्थान पर पहुंचना महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित स्पष्ट दीर्घकालिक नीति के साथ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। आज तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता 2023 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में 44% है। चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र अगला टॉपिक है। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता कम करने के अपने प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 6 दिसंबर 2023 को पूर्वी शेडोंग प्रांत में शिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अगली पीढ़ी से गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत करते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, जिसे चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जा रहा है। यह विकास कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की चीन की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। शिदाओ बे संयंत्र गैस द्वारा ठंडा किए गए 2 उच्च तापमान रिएक्टरों का उपयोग करके खुद को अलग करता है, जो पारंपरिक दबाव युक्त जल शीतलन प्रणालियों से अलग है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार 200 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर संयंत्र राज्य संचालित उपयोगिता हुआनिंग सिन्हुआ विश्वविद्यालय और चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह अभिनव दृष्टिकोण दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जो परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग है। शिदाओ बे संयंत्र के रिएक्टर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए पारंपरिक रिएक्टरों के विपरीत SMR बिजली उत्पादन से परे अनुप्रयोगों में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं। इन उन्नत मॉडलों को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए हीटिंग, अलवणीकरण और भाप उत्पादन के लिए नियोजित किया जा सकता है। शिदाओ बे परियोजना का एक उल्लेखनीय पहलू घरेलू स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकी पर जोर देना है। संयंत्र के 90% से अधिक उपकरण चीनी डिज़ाइन के हैं, जो स्वतंत्र रूप से उन्नत परमाणु साधनों को नवीनीकृत करने और लागू करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। शिदाओ बे संयंत्र की यात्रा 2012 में निर्माण की शुरुआत के साथ शुरू हुई। वर्षों के सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन के बाद पहला छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2021 में सफलतापूर्वक पावर ग्रिड से जुड़ गया। यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। गूगल ने AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया। जेमिनी अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली वृहद भाषा मॉडल LLM है। इसे डेटा सेंटर्स और इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी से हैंडल कर सकता है। जेमिनी का मुकाबला ओपन AI के चैट GPT और मेटा के लामा 2 से है। ओपन AI के चैट GPT और मेटा के लामा 2 से है इसका मुकाबला जेमिनी का। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने AI रिसर्च यूनिट डीप माइंड और गूगल ब्रेन का मर्जर करके गूगल डीप माइंड यूनिट बनाई थी। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया चैटबॉट बार्ड भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो गया है। अगला टॉपिक है विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में दुनिया के सबसे शक्तिशाली
100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी की। इस सूची में भारत की 4 महिलाओं का स्थान मिला है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें स्थान पर हैं। पिछले साल भी इस सूची में 36वें स्थान पर थी, तो निर्मला सीतारमण इस बार 32वें स्थान पर हैं। पिछली बार 36वें स्थान पर थी। वित्त मंत्री के अलावा HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें स्थान पर, और फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 17वें स्थान पर 70 रैंक पे, और फिर बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ 76वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। राजनेताओं के साथ बिजनेस हस्तियों को भी सूची में शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण को छोड़कर भारत की अन्य तीनों महिलाएं बिजनेस वुमेन हैं। हर साल जारी होने वाली फोर्ब्स की सूची में 4 प्रमुख मैट्रिक्स पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है। दुनिया की शीर्ष 10 ताकतवर महिलाएं, तो पहला है इसमें उर्सुला वॉन डेर लेन, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय संघ की। दूसरी हैं रैंक पे क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और तीसरे रैंक पे हैं कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। चौथी रैंक पे हैं जियोर्जिया मेलोनी, इटली की PM हैं ये, जियोर्जिया मेलोनी इटली की PM। 5वें नंबर पे हैं टेलर स्विफ्ट, जो कि संगीतकार हैं। 6वें नंबर पे हैं करेन लिंच, CEO हैं CVS की। 7वें नंबर पे हैं जैन फ्रेजर, CEO हैं सिटी की। 8वें नंबर पे हैं अबीगेल जॉनसन, जो कि CEO हैं फिडेलिटी की। 9वें नंबर पे हैं मैरी बर्रा, CEO हैं जनरल मोटर्स की। और 10वें नंबर पे हैं मिलिंडा गेट्स, जो कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से संबंधित हैं। नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता गिर्ट वाइल्डर्स की जीत, ये है अगला टॉपिक। नीदरलैंड की धुर दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी पार्टी फॉर फ्रीडम PVV के नेता गिर्ट वाइल्डर्स ने 22 नवंबर 2023 को हुए डच आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की। गिर्ट वाइल्डर्स की पार्टी फॉर फ्रीडम PVV ने संसद के निचले सदन में 150 में से 37 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में पार्टी फॉर फ्रीडम को सिर्फ 17 सीटें मिली थीं। अप्रत्याशित और जोरदार जीत के बाद गिर्ट वाइल्डर्स का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। वह नीदरलैंड की EU सदस्यता पर जनमत संग्रह के पक्ष में हैं। इन्हें इस्लाम के मुखर आलोचकों में माना जाता है। वह नीदरलैंड में डी-इस्लामीकरण की पैरवी करते हैं। इन्हें अपमानजनक बयान देने के कारण 2016 में सजा भी हुई थी। गिर्ट ने पिछले दिनों भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुई बयानबाजी में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। पूर्व EU कमिश्नर फ्रांस टिमरमंस के नेतृत्व वाला ग्रीन लेफ्ट लेबर पार्टी गठबंधन इन चुनावों में GL या PVDA 25 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी VVD को 24 सीटें मिली हैं। सितंबर 1963 में नीदरलैंड के वेनलो में जन्मे वाइल्डर्स ने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत पीपल पार्टी फॉर फ्रीडम एवं डेमोक्रेसी से की थी, लेकिन 2006 में इन्होंने अपनी अलग पार्टी का गठन किया। अगला टॉपिक है डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री। यूरोपीय संघ समर्थित डोनाल्ड टस्क सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर 2023 को वॉर्सो स्थित राष्ट्रपति भवन में हुआ।
इसके साथ देश में लॉ एंड जस्टिस पार्टी के 8 वर्ष का शासन समाप्त हो गया। माट्यूस मोराविकी के संसद में विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में 12 दिसंबर को चुना गया। संसद में डोनाल्ड टस्क को 208 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ 201 वोट पड़े। उन्हें राष्ट्रीय चुनाव के लगभग 2 महीने बाद प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, जिसे वामपंथी से लेकर उदारवादी रूढ़िवादी पार्टियों के गठबंधन ने जीता था। डोनाल्ड को राष्ट्रपति आंद्रेई डूडा द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई, यानी कि पोलैंड के राष्ट्रपति हैं आंद्रेई डूडा। निवर्तमान दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट लॉ एंड जस्टिस PIS पार्टी के शासनकाल में कई मुद्दों पर यूरोपीय संघ के साथ कई विवाद देखे गए। डोनाल्ड टस्क ने कहा कि वह पोलैंड के लिए निर्धारित यूरोपीय संघ के लगभग 110 बिलियन यूरो फंड को अनब्लॉक करने का प्रयास करेंगे। और अगला टॉपिक है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने अपनी 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग WDCR जारी की। रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वां स्थान पर रखा गया है। 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वें स्थान पर है भारत ने साइबर सुरक्षा ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी के क्षेत्र में पीछे रह गया है। WDCR एक व्यापक मूल्यांकन है जो दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उदय के बीच देश डिजिटल परिदृश्य में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। IMD द्वारा तैयार रैंकिंग व्यवसाय, सरकार और व्यापक समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख पालक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और तलाशने के लिए क्षमता और तत्परता को मापती है। रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। इसने डिजिटल राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। इसने तीनों श्रेणियों नॉलेज, प्रौद्योगिकी और भविष्य तत्परता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नीदरलैंड 4 स्थान की छलांग लगाकर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। नीदरलैंड दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि सिंगापुर ने रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर। और सूचकांक में डेनमार्क है चौथे स्थान पर और स्विट्जरलैंड है 5वें स्थान पर। भविष्य की तैयारियों और प्रौद्योगिकी कारकों में गिरावट के कारण डेनमार्क चौथे स्थान पर खिसक गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 14 देशों में 12वें स्थान पर आ गया है। विश्व स्तर पर 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले 27 देशों में भारत 18वें स्थान पर है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुबंधों को लागू करने और वायरलेस ब्रॉडबैंड और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में भारत 50वें स्थान पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में अंतिम 64वें स्थान पर वेनेजुएला है और वहीं 63वें स्थान पर मंगोलिया। 64वां जो कि अंतिम है, इसमें वेनेजुएला है और 63वें रैंक पे है मंगोलिया। 62वें रैंक पे है कोलंबिया और 61वें रैंक पे है अर्जेंटीना और 60 रैंक पे है वो बोत्सवाना। अगला टॉपिक है इसमें दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी। दुबई में आयोजित किए गए COP28 शिखर सम्मेलन के पहले दिन 30 नवंबर 2023 को नुकसान और क्षति फंड लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी प्रदान की गई। नुकसान और क्षति फंड की घोषणा पहली बार मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान की गई थी। इसका सुझाव पहली बार 1991 में वानुअतु द्वारा किया गया था। नुकसान और क्षति फंड की घोषणा पहली बार मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान की गई थी और इसका सुझाव पहली बार 1991 में वानुअतु द्वारा किया गया था। यह कमज़ोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए एक नुकसान और क्षति कोष है। इसकी प्रारंभिक फंडिंग $475 मिलियन होने का अनुमान है। UAE ने इसमें $100 मिलियन तथा यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन देने का वादा किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा 17.5 मिलियन और जापान द्वारा $10 मिलियन का योगदान दिया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन
विश्व बैंक द्वारा 7 वर्षों के लिए किया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहे देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है। शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 55 प्रभावित देशों को संयुक्त रूप से $525 अरब का नुकसान हुआ है। आईपीसीसी के अनुसार भविष्य में नुकसान और क्षति बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। रूस CFE संधि से अलग हुआ। नाटो के विस्तार को संधि के सहयोग से बाधा बताते हुए हाल ही में रूस औपचारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बल संधि ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से हट गया। रूस ने इस संधि से हटने का कारण यह बताया कि 1990 में हुई यह संधि अब प्रासंगिक नहीं है। यह संधि 1990 में मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और तत्कालीन वारसा संधि देशों के बीच की गई थी। इसका पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकत बनाने से रोकना जिनका प्रयोग तेजी से हमले में किया जा सके। अगला टॉपिक है जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया। नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम JT60SA है। इस वक्त जहां पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु संयंत्र फ्यूजन पर काम कर रहे हैं जो 2 अणुओं के केंद्र को अलग करते हैं, वहीं जापान में शुरू हुआ ये परमाणु फ्यूजन संयंत्र 2 अणुओं के केंद्र को आपस में जोड़कर ऊर्जा पैदा करता है। इस परमाणु फ्यूजन संयंत्र को इसलिए तैयार किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर सुरक्षित ढंग से कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। ये फिलहाल एक प्रयोग है। इसके सफल होने पर देश की आवश्यकता के अनुसार बड़े पैमाने पर इसे स्थापित किया जाएगा। अगर JT60SA के परमाणु फ्यूजन से साफ सुथरी बिजली पैदा होती है तो आने वाले समय में ये एक बेहतरीन प्रदूषण मुक्त तरीका सिद्ध होगा। यह फ्यूजन रिएक्टर लगभग 6 मंजिला ऊंचा है, जिसमें डोनट के आकार का वेसल है जिसे टोकामाक नाम से जाना जाता है। टोकामाक के भीतर ही तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है, जिसका तापमान तकरीबन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया है। इसमें हाइड्रोजन केंद्र के हीलियम से मिलान के बाद बहुत अधिक मात्रा में रोशनी और गर्मी का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सूरज में होती है। इस प्रोजेक्टर पर 500 वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिन्हें यूरोप और जापान की करीब 50 कंपनियों से लाया गया है। जापान का JT60SA न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया का सबसे एडवांस टोकामाक है, जो आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। फ्रांस भी इससे अधिक शक्तिशाली परमाणु संयंत्र बनाने में लगा हुआ है, जिसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER नाम दिया गया है। हालांकि यह परियोजना तय बजट से ऊपर चली गई है। अगला पॉइंट है अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट मंदिर नवंबर 2023 में इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बनने में सफल हुआ। अंगकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सिएम रीप में स्थित है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसे अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंगकोर वाट ने लगभग 500 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। कंबोडिया में स्थित यह दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हैं,
जो माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंगकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था और यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर सजी जटिल नक्काशी में स्पष्ट है, जो कि हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाता है। अगला टॉपिक है स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र। कैरिबियाई देश डोमिनिका लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है कि व्हेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। स्पर्म व्हेल दुनिया के सबसे बुद्धिमान जलचरों में से एक है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिट ने कहा, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बुद्धिमान जीव सुरक्षित रहें। स्पर्म व्हेल को समुद्र का सफाई कर्मी कहा जाता है। वह मृत समुद्री जीवों को खाती है। कटल फिश ऑक्टोपस खाने के बाद इसके पाचन तंत्र से एक खास तरह का स्राव होता है। स्पर्म व्हेल उल्टी के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को अपने शरीर से निकाल देती है। डोमिनिका के जल क्षेत्र में 500 से भी कम स्पर्म व्हेल रह गई हैं। अनुमान है कि स्पर्म व्हेल के करीब 35 परिवार अपना अधिकांश समय डोमिनिका के जल क्षेत्र में बिताते हैं। अगला टॉपिक है ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023। विश्व के 5 प्रमुख देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर विदेश मंत्री सरंगेई लावरोव ने किया, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी साल्वा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल हुए। इनके अतिरिक्त 67 अन्य देशों के नेताओं को भी मेज़बान दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित किया गया था। इनमें इन राष्ट्रों के प्रमुख भी शामिल थे जिन्हें नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया जाना था। पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के अतिरिक्त ब्रिक्स का विस्तार इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल था। सदस्य देशों की आपसी सहमति से 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इनमें हैं अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। इन्हें 1 जनवरी 2024 से नए सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे ब्रिक्स की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। सदस्यता के लिए कई अन्य देशों के आवेदन भी अभी लंबित हैं। सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किए गए घोषणा पत्र में आतंकवाद के प्रति दोहरे मानदंड को अस्वीकार करते हुए आतंकवाद पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से की गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विस्तृत सुधार कर सुरक्षा परिषद में भारत व कुछ अन्य देशों की भूमिका सुनिश्चित करने की अपील भी घोषणा पत्र में की गई है। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में जारी रिपोर्ट भी सम्मेलन में जारी की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेफ। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए भारत के लिए दी गई बधाइयों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे समुदाय की उपलब्धि करार दिया। ब्रिक्स का आगामी 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में कजान में प्रस्तावित है। रूस में कजान में 16वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। चिली ISA का 95वां सदस्य देश। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बन गया है। 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में
संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान आईएसए समर्थन का दस्तावेज सौंपा गया। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए की संकल्पना वर्ष 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान की गई थी। वर्तमान में 116 देश हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें से 94 पूर्ण सदस्य हैं। आईएसए की छठी सभा 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की। अगला टॉपिक है आसियान का 43वां सम्मेलन। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का 43वां शिखर सम्मेलन व उससे संबंधित कुछ अन्य सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को आयोजित किए गए। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट तथा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ आसियान की शिखर बैठकें एवं आसियान 3 बैठकें चीन, दक्षिण कोरिया व जापान के साथ आसियान की शिखर बैठक आदि इन अन्य बैठकें शामिल थीं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, किंतु वार्ता भागीदार होने के कारण आसियान के साथ अलग से शिखर बैठक में वह प्रतिवर्ष हिस्सा लेता है। आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड व वियतनाम शामिल हैं तथा तिमोर लेस्ते को हाल ही में इसका 11वां सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। तिमोर लेस्ते को हाल ही में इसका 11वां सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। म्यांमार के अतिरिक्त संगठन के सभी अन्य सदस्य राष्ट्रों के शासन प्रमुख इस सम्मेलन में उपस्थित थे। आसियान द्वारा म्यांमार को 2021 में दी गई 5 सूत्रीय योजना को अपनाने में विफल रहने के कारण आसियान शिखर सम्मेलन में भागीदारी से इस बार भी प्रतिबंधित रखा गया। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत चक्रानुसार क्रम के तहत म्यांमार के लिए 2026 के लिए निर्धारित आसियान अध्यक्षता भी रद्द करते हुए यह अध्यक्षता अब फिलीपींस को सौंप दी गई है। संगठन के नए प्रस्तावित 11वें सदस्य तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री शनाना गुसमाओ ने भी पर्यवेक्षक की हैसियत से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वर्ष 2024 तक तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर की सदस्यता की सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर यह आसियान का 11वां सदस्य बन जाएगा। आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य था 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। आदर्श वाक्य था 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। वर्ष 2001 से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन वर्ष 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाने लगा। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 7 सितंबर को आसियान के साथ भारत के 20वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के गहरे आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास व भूगोल भारत व आसियान को जोड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करने के साथ ही आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ उन्होंने बताया। भारत आसियान सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव भी भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। डिजिटल बदलाव व वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की
स्थापना की घोषणा उन्होंने की। आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरी करने का आह्वान भी उन्होंने किया। पारस्परिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक साझा घोषणा पत्र भी अलग से इस सम्मेलन में जारी किया गया। भारत व आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए भी पहली बार साझा घोषणा पत्र इस शिखर सम्मेलन में जारी किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में की। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट का आयोजन जकार्ता में 7 सितंबर 2023 को किया गया। आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया व अमेरिका इसमें हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की ही अध्यक्षता में सम्मेलन में आसियान राष्ट्रों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त इन सभी 8 राष्ट्रों के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल थे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। आसियान के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जा रहे तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर के प्रधानमंत्री शनाना गुस्माओ भी 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व जहां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किया, वहीं चीन की ओर से प्रधानमंत्री ली क्यांग सम्मेलन में शामिल रहे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का मुद्दा इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का मुद्दा इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि में ही सबका हित बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता बताई जहां समुद्र पर कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते, UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून समान रूप से लागू हों तथा जहां नौवहन व उड़ानों की स्वतंत्रता हो और जहां सभी के लाभ के सागर के लिए आचार संहिता प्रभावकारी हो। जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी, भोजन, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का भी उल्लेख भारतीय प्रधानमंत्री ने किया और बताया कि अपनी G20 अध्यक्षता में इन अहम मुद्दों पर भारत फोकस कर रहा है। पूर्वी एशिया सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के पश्चात जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में 34 विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी है। पूर्वी एशिया में रणनीतिक, राजनीतिक व आर्थिक संपन्नता के लिए सहयोग संवर्धन इनमें शामिल हैं। भावी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे क्षेत्र को विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहमति भी इसमें शामिल है। पूर्वी एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2023 से 2028 तक के एक एजेंडे को अंतिम रूप इसमें दिया गया है। आगामी 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन लाओस की मेजबानी में अक्टूबर या नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा। उसी समय आसियान के साथ भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा लाओस की मेजबानी में। आसियान का आगामी 44वां शिखर सम्मेलन लाओस की मेजबानी में ही अप्रैल और मई 2024 में प्रस्तावित है, जबकि 45वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर या नवंबर में ही 2024 में होना है। अगला टॉपिक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO द्वारा 27 सितंबर 2023 को दुनिया के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रिपोर्ट 2023 जारी की गई। वैश्विक नवाचार रिपोर्ट 2023 में जहां स्विट्ज़रलैंड 67.6 सूचकांक स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश अंगोला का इस सूचकांक में सबसे निम्न 132वां स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 40वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में 46वीं रैंक प्रदान की गई थी।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की दृष्टि से भारत में नवाचार की स्थिति में सुधार का क्रम विगत 7 से 8 वर्षों में लगातार ही बना हुआ है। भारत के लिए 2023 में यह सूचकांक 38.1 है, जो पिछले वर्ष 2022 में 36.6 था। इस प्रकार 40वें स्थान पर बरकरार रहने के बावजूद सूचकांक में सुधार भारत के मामले में हुआ है। 2015 में 141 देशों की सूची में 81वां स्थान भारत का था, जो 2016 में 61वां स्थान हुआ, 2017 में 60वां, 2018 में 57, 2019 में 52वां और 2020 में 48वां, 2021 में 46वां रहने के बाद 2022 व 23 में 40वें स्थान पर है। इनोवेशन के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में चीन काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में स्थिति काफ़ी खराब है। चीन के लिए यह सूचकांक इस वर्ष 55.3 आकलित है तथा रैंकिंग में उसका 12वां स्थान है। पिछले वर्ष 2022 में इस मामले में चीन की रैंकिंग 11वीं और 2021 में 12वीं थी। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस प्रकार है। चीन की रैंक 12 है और स्कोर है 55.3। भारत की रैंकिंग 40 है, स्कोर है 38.1। पाकिस्तान की रैंकिंग 88 है और स्कोर है 23.3। श्रीलंका की रैंकिंग 90 है और स्कोर है 23.3। बांग्लादेश की रैंकिंग 105 है और स्कोर है 20.2। नेपाल की रैंकिंग 108 है और स्कोर है 18.8। वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्विट्ज़रलैंड का है। उसके लिए यह सूचकांक 67.6 इस वर्ष आकलित किया गया है। इस मामले में दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान है, तो दूसरा है स्वीडन का, तीसरा है अमेरिका का और चौथा है यूके का। इस मामले में अगले 6 स्थान क्रमशः सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क व दक्षिण कोरिया का है। यानी कि 5वां स्थान है सिंगापुर का, 6वां है फिनलैंड का, 7वां नीदरलैंड, 8वां जर्मनी, 9वां डेनमार्क और 10वां दक्षिण कोरिया का। अन्य प्रमुख देशों में फ्रांस का 11वां और जापान का 13वां स्थान इस रैंकिंग में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में शामिल 5 शीर्ष देश, तो रैंक 1 स्विट्ज़रलैंड का है 67.6 स्कोर, दूसरा है स्वीडन 64.2 स्कोर, तीसरा है अमेरिका 63.5 स्कोर, चौथा है यूनाइटेड किंगडम 62.4 स्कोर, 5वां है सिंगापुर 61.5 स्कोर। देशों की इस रैंकिंग में सबसे निचला 132वां स्थान अंगोला का है, जिसके लिए यह सूचकांक 10.3 आकलित है। इससे ऊपर 131वां स्थान है नाइजर का और 130वां स्थान है बुरुंडी का इस वर्ष की रैंकिंग में। सूचकांक 2023 में शामिल निम्नतम देश हैं, तो 128वां है गुनिया 13.3 स्कोर के साथ और 129वां है माली 12.9 स्कोर, बुरुंडी 130वीं रैंक के साथ स्कोर है 12.5, 131वीं रैंक पे है नाइजर, स्कोर है 12.4, 132वीं रैंक पे है अंगोला, स्कोर है 10.3। नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं व सफलताओं के आकलन हेतु यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी व इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक व्यापक सूचकांक है। इसे याद रखेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला यह सूचकांक है। इसकी गणना विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नज़र रखते हुए की जाती है। विश्व बैंक, मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO व यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न मानकों का प्रयोग इस सूचकांक के आकलन के लिए किया जाता है। इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। इस सूचकांक का अधिक होना उन देशों में स्थिति के बेहतर होने का संकेत है। 80 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाने वाला यह सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था की नवाचार की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न देशों में
निवेश हेतु तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है। अगला टॉपिक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी साल्वा की उपस्थिति में जैव ईंधन बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA के गठन की घोषणा की। बायोफ्यूल से तात्पर्य है पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी व वेस्ट फूड आदि से बनने वाले ईंधन से है। इथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग भी इसी का भाग है। बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने वाले देशों से पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि ईंधन सम्मिश्रण के क्षेत्र में सभी देश मिलकर काम करें। विश्व में इथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन के मामले में 3 अग्रणी देश हैं, भारत, ब्राज़ील, अमेरिका ही हैं। इन तीनों के अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने वाले अन्य देशों में इटली, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, बांग्लादेश व दक्षिण अफ्रीका व मॉरिशस आदि शामिल हैं। अगला टॉपिक है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI ने हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के तहत विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की है। सूचकांक में भारत 47 देशों में से 45वें स्थान पर है। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य वर्ष 2022 में 44.5 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है। वर्ष 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था। तो याद रखेंगे अब है ये भारत 45वें स्थान पर और इसे जारी किया जाता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स द्वारा। वर्ष 2023 के इस सूचकांक में 85 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ नीदरलैंड्स शीर्ष पर है तथा इसके बाद आइसलैंड 83.5 और डेनमार्क 81.3 का स्थान है। इसका मतलब समग्र में फर्स्ट रैंक पे नीदरलैंड है, फिर आइसलैंड है और उसके बाद थर्ड रैंक पे डेनमार्क है। 42.3 न्यूनतम सूचकांक मूल्य के साथ MCGPI 2023 में अर्जेंटीना 47वें स्थान पर है। MCGPI विश्व में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों को मापता है और प्रत्येक प्रणाली में कमियों को उजागर कर सुधार के संभावित क्षेत्रों में सुझाव देता है। वर्ष 2023 के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 3 नए देशों बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान के रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को शामिल किया गया है। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल। विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2024 सितंबर 2023 में जारी की गई। 108 देशों या क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय इस वर्ष की रैंकिंग में शामिल हैं, जिनमें भारत के 91 विश्वविद्यालयों या संस्थानों को स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष यह संख्या 75 थी। टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 10 स्थानों पर रहने वाले विश्वविद्यालयों या संस्थानों में 7 अमेरिका के हैं तथा 3 ब्रिटेन के हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहली रैंक पे है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की, दूसरी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की, तीसरी है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का, चौथा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की, पांचवा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके की, छठवां है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए की, सातवां है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का और आठवां है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके का, नौवां है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए की और 10वां है येल यूनिवर्सिटी यूएसए की। अगला है इसमें टाइम्स रैंकिंग 2024 में स्थान पाने वाले 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु का है, जो शीर्ष 250 में स्थान बनाने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है। IISc बेंगलुरु ने भी वर्ष 2017 के पश्चात पहली बार शीर्ष 2050 में स्थान बनाया है। भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पश्चात इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले भारतीय विश्वविद्यालय क्रमशः अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सुलीनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस है, जिन्हें 500 से 600 के बीच रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या संस्थान तो रैंक हैं भारत में, और यूनिवर्सिटी संस्थान और वैश्विक रैंक यहाँ पे दिया है। भारत में पहली है IISc बेंगलुरु, जो कि 201 से 250 के बीच है। अन्ना यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पे है, जो कि 501 से 600 के बीच है। और तीसरी रैंक है जामिया मिलिया इस्लामिया की, जो कि 501 से 600 के बीच में है। और छठवीं रैंक है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की, वो भी 501 से 600 के बीच में है। पाँचवीं रैंक पे है सुलीनी यूनिवर्सिटी, वो भी 501 से 600 की रैंक में है। छठवीं रैंक पे है अलगप्पा यूनिवर्सिटी, जो कि 601 से 800 रैंक के बीच में है। और सातवीं रैंक पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि समग्र रैंकिंग में 601 से 800 के बीच है। और आठवीं रैंक पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि समग्र रैंकिंग में 601 से 800 के बीच में है। नौवीं रैंक पे है भारतीय यूनिवर्सिटी, समग्र रैंकिंग में 601 से 800 के बीच है। और 10वें रैंक पे है IIT गुवाहाटी, जो कि 601 से 800 के बीच में रैंक है। टाइम्स की वर्ष 2024 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जिन 1904 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग निर्धारित की गई है, उनमें 91 विश्वविद्यालयों के साथ साथ भारत चौथे स्थान पर है। चीन के 86 विश्वविद्यालय इस सूची में हैं, और इस सूची में सर्वाधिक 169 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। अगला पॉइंट है, मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की दिसंबर 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है। सर्वे में 76% लोगों ने PM मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी है। रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर हैं, जिन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर हैं। इसी सर्वे में इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी 41 रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया है। मॉर्निंग कंसल्ट ने इसी साल सितंबर में भी PM मोदी को विश्व स्तर पर सबसे अधिक विश्वसनीय नेता बताया। कंपनी निर्वाचित नेताओं की साप्ताहिक अनुमोदन रेटिंग पेश करती है। यह रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक के आंकड़ों पर आधारित है। PM मोदी इस सर्वे में लगातार शीर्ष पर रहे हैं। उनकी अनुमोदित रेटिंग ज़्यादातर 70 के पार रही है। यहाँ पे देखते हैं रिपोर्ट में शामिल शीर्ष 6 नेता। तो राष्ट्र प्रमुख है, देश है, और कितनों को पसंद या प्रतिशत में दिया गया है और स्थान है। पहले स्थान पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश भारत से हैं ये, और 76%। दूसरे नंबर पे हैं राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, जो कि मैक्सिको से हैं, और ये हैं 66% के साथ। तीसरे रैंक पे हैं राष्ट्रपति एलन बसेंट, जो कि स्विट्ज़रलैंड से हैं, और ये 58%। फोर्थ रैंक पे हैं राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, ब्राज़ील के हैं, 49% के साथ। पाँचवें रैंक पे हैं प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये हैं 47% लोगों की पसंद। और प्रधानमंत्री छठवें रैंक पे हैं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की हैं, और ये हैं 41% लोगों की पसंद। अगला टॉपिक है भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का समझौता। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने ऋण मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में भारत और जापान सहित पेरिस समूह के ऋणदाताओं के साथ एक सैद्धांतिक समझौता हो गया है। यह विकास श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के लगभग
$3 बिलियन के रिकवरी पैकेज की अगली किश्त तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। पिछले साल के आर्थिक संकट के चरम पर श्रीलंका ने अपने लगभग $51 बिलियन के विदेशी ऋण पर डिफ़ॉल्ट का कठिन निर्णय लिया। IMF द्वारा समर्थित आर्थिक सुधार कार्यक्रम को शुरू करने के लिए ऋणों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को पहचानते हुए प्रमुख नेताओं ने मई 2023 में आधिकारिक ऋणदाता समिति OCC का गठन किया। भारत, जापान और फ्रांस की सह अध्यक्षता वाला OCC कोलंबो के बकाया ऋण को सीमित करने के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए पिछले कुछ महीनों से श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। पेरिस क्लब के साथ सैद्धांतिक समझौता। पेरिस क्लब ने एक बयान में घोषणा की कि OCC और श्रीलंका IMF के बीच विस्तारित फंड सुविधा IFF व्यवस्था के अनुरूप ऋण उपचार के प्रमुख मापदंडों पर सहमत हुए हैं। OCC ने श्रीलंका के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से आने वाले समय में समझौते को औपचारिक रूप देने की तत्परता व्यक्त की। श्रीलंका के प्रमुख नेताओं के रूप में जापान और भारत ने लगातार ऋणदाता समानता और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया है। OCC ने अपने बयान में अन्य द्विपक्षीय लेनदारों से अपने स्वयं के द्विपक्षीय समझौतों के संबंध में उपचार की तुलनीयता का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी रूप से जानकारी साझा करने की अपेक्षा पर प्रकाश डाला। श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन ने OCC में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठकों में भाग लिया है। अगला टॉपिक है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की 2023 की जुलाई में जारी 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, अर्थात उसके पास सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस, फिर चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पहले रैंक पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है और तीसरे नंबर पे चीन है और चौथे रैंक पे भारत है। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी इस सूची में कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जिनमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत सैन्य शक्ति के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 60 से अधिक कारकों के आधार पर किया गया है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य इकाइयों की मात्रा और वित्तीय स्थिति से लेकर रसद क्षमताओं और भौगोलिक स्थिति तक की श्रेणियों के साथ प्रत्येक देश को रैंकिंग दी गई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले 10 देश हैं, तो यहाँ पे देश रैंक और उनका स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्रमांक नहीं, ये रैंक होगा और ये स्कोर होगा। तो पहली रैंक पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्कोर है 0.0712। दूसरे रैंक पे है रूस, स्कोर है 0.0714। तीसरे रैंक पे है चीन, स्कोर है उसका 0.0722। चौथे रैंक पे है भारत, इसका स्कोर है 0.1025। पाँचवीं रैंक पे है यूनाइटेड किंगडम, स्कोर है 0.1435। छठवीं रैंक पे है दक्षिण कोरिया, इसका स्कोर है 0.1505। इधर नीचे इतने स्कोर की ज़रूरत नहीं है, आप रैंक बस नॉर्मली देख लीजिए। सातवीं रैंक पे है पाकिस्तान, इसका एक बार देख लेते हैं स्कोर 0.1694। आठवीं रैंक पे है जापान, नौवीं रैंक पे है फ्रांस और 10वीं रैंक पे है इटली। दुनिया के सबसे कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले 10 देश, इनको देख लेते हैं। 136 रैंक पे है दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, जिसका स्कोर 3.2931 है। 137 रैंक पे है आइसलैंड, 138 रैंक पे है सियरा लियोन, 139 रैंक पे है बेलीज़, 140 रैंक पे है सूरीनाम, 141 रैंक पे है लाइबेरिया, 142 रैंक पे है सोमालिया, 143वें रैंक पे है मोल्दोवा, जिसका स्कोर है 4.0861 और 144वीं रैंक पे है बेनिन, जिसका स्कोर है 4.1269। आखिरी रैंक पे है 145 रैंक पे भूटान, जिसका स्कोर है 6.2017। और यहाँ पे दिया है कि 0.00 की ग्लोबल फायर पावर
इंडेक्स रेटिंग एक आदर्श स्कोर है जो अभी तक किसी भी देश ने प्राप्त नहीं की है। स्कोर का मान जितना कम होता है उसकी सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। जीपीआई परमाणु क्षमताओं को अपने आकलन में शामिल नहीं करता। रैंकिंग पूर्णतः पारंपरिक क्षमताओं पर आधारित होती है। अगला है टॉपिक नाटो शिखर सम्मेलन। 11 से 12 जुलाई 2023 को विलियस लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा नाटो में यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट और तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिनलैंड नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इससे पूर्व यह सम्मेलन 29 से 30 जून 2022 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया था। इसमें नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। इस संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है तथा वर्तमान में महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसके सदस्य देशों में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मॉन्टेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया तथा फिनलैंड हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया। अगला टॉपिक है यहाँ पे यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश। संयुक्त अरब अमीरात वैंकूवर, कनाडा में 12 जुलाई 2023 को हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय FSRB मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह APG की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। संयुक्त अरब अमीरात प्रथम अरब देश है जिसे एशियाई प्रशांत समूह APG में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा FSRB है और सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है। APG पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले UAE प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल जाबी द्वारा किया गया। वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए UAE की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यवेक्षक देशों के अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया या प्रशांत समूह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निर्देशालय, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल, वित्तीय समूह जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेते हैं। UK CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश बन गया। CPTPP 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है।
वर्तमान में एक यूरोपीय देश यूके सहित इसमें कुल 12 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इस समझौते को मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग हो गया, फिर भी शेष बचे 11 देशों को इस समझौते को पुनः नया रूप देना पड़ा। इसके बाद यह समझौता CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। CPTPP वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है, जो वर्ष 2021 में वैश्विक GDP के 12% हिस्सेदारी का नेतृत्व करता है। यूके के प्रवेश के बाद यह हिस्सा अब 15% तक बढ़ सकता है। अगला टॉपिक है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 3 जुलाई 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसमें शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के साथ साथ उनके काम का आकलन किया गया है। वर्ष 2023 की इस सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल का 77वां स्थान, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 79वां स्थान और सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस का 91वें स्थान शामिल है। वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 10 में हांगकांग के 3 संस्थान, शीर्ष 20 में फ्रांस के सर्वाधिक 5 संस्थान शामिल हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में 104 देशों और क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्व यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करने में 13 प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया गया है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में वैश्विक स्तर पर 605 यूनिवर्सिटी में भारत के कुल 45 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। पिछले वर्ष इस सूची में 539 में 40 भारतीय संस्थान शामिल थे। 47 संस्थानों के साथ तुर्की सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला देश है। इसके बाद भारत का स्थान है 45 संस्थानों के साथ और तीसरे स्थान पर है ईरान 39 संस्थानों के साथ। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 5 भारतीय हैं। तो यहाँ पे पहला रैंक है, फिर विश्वविद्यालय हैं, फिर उनसे संबंधित रैंक दी हुई है। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल का 77वां रैंक है। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूरू का 79वां रैंक है। सोलनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल का 91वां रैंक है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुडी तमिलनाडु का 101 से 150 के बीच रैंकिंग है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की रैंकिंग भी 101 से 150 के बीच है। शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023। यहाँ पे 2023 की रैंकिंग है पहले नंबर पे और दूसरे है युवा विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 की रैंकिंग, और वो किस देश से संबंधित है विश्वविद्यालय वो लास्ट में मेंशन किया है। तो पहली रैंक पे है नानयांग टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है। 2022 में इसकी दूसरी रैंक थी और 2023 में दूसरी रैंक पे है हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि हांगकांग का है। तीसरी रैंक पे है पेरिस साइंसेज एट लेट्रस PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस जो कि फ्रांस का है। चौथी रैंकिंग है हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय जो कि हांगकांग का है। पांचवी रैंकिंग पे है इरास्मस विश्वविद्यालय रॉटरडैम नीदरलैंड का। छठवीं रैंक पे है हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग की। और सातवीं रैंक पे है
एंटवर्प विश्वविद्यालय बेल्जियम का। 8वीं रैंक पे है इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक डी पेरिस फ्रांस का। 9वीं रैंक पे है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया का। और 10वीं रैंक पे है उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UNIST दक्षिण कोरिया का। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा पर रहे। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को बेस्टिल डे परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी फ्रांस यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पेरिस के एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बोर्न और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गेराल्ड लार्चर के साथ भी बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वार्ता में उन्होंने आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता में रक्षा, असैन्य उपयोग के लिए नाभिकीय ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन व लोगों के आपसी संपर्क आदि पर चर्चा हुई। भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस समारोह में भारतीय वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। राष्ट्रपति मैक्रों ने इस अवसर पर 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में आगे सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए गए। दोनों देशों ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिकी सहयोग पर एक रोड मैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में DRDO का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा। इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच LNG के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नज़र रखने के लिए और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने हेतु संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सहयोग की घोषणा की। भारत और फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं एरियन स्पेस में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हुआ। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भुगतान कर पाएगा। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी यात्रा की। यह प्रधानमंत्री की UAE की 5वीं यात्रा थी। इससे पहले वे 2015, 18, 2019 और 2022 में यहाँ की यात्रा कर चुके थे। इस यात्रा में श्री मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं में फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा
और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से जुड़े 2 समझौते किए गए। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं, रुपया और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म IPP के एकीकरण हेतु समझौता किया गया। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर खोला गया है। याद रखिएगा, IIT दिल्ली का परिसर संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से, स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार $85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 2022-23 के दौरान UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और चौथा सबसे बड़ा निवेशक एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया है। इस यात्रा में दोनों देशों ने संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 और भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिकाओं को रेखांकित किया।